Hi students, before we start the MCQ practice of alternating current, let us first understand few basic concepts. Let us go through all the formulas of this chapter very quickly. सबसे पहले alternating current होती क्या है? जिसकी करंट की डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली चेंज होती रहती है और सिंस ये साइनसॉइडल ग्राफ होता है इसीलिए इस करंट को हम आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस टर्म में करंट कौन सी है, ये वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू इज बेसिकली वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, इसीलिए ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। दिस इज इंस्टेंटेनियस। सेकेंडली आई नॉट इज द पीक वैल्यू, जो ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऊपर की साइड या सबसे हाईएस्ट वैल्यू मैग्नीट्यूड में नीचे की साइड होती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और इसी को हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं। इसके बाद साइन टर्म के अंदर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको आप 2 पाई न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ऐसा यूनिट क्या क्या हुई? फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, एचजेड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियंस पर सेकेंड एंड देन करंट एम्पियर्स आपको पता है। कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर ऑल्टरनेटिंग करंट को पहचानते कैसे? देखो, मैं 4 ग्राफ्स बना रहा हूं। सबसे पहली करंट की वैल्यू ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रही है करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, नंबर 1। सेकेंड ग्राफ एक 0101 का ग्राफ ले लिया, डिजिटल टाइप ऑफ, अगेन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ है ये। तीसरा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन। अब बताओ इनमें से कौन सी एसी है, कौन सी डीसी? अगर आप बोलते हो कि सर सबसे पहली वाली एसी है, दूसरी वाली का पता नहीं और तीसरी वाली डीसी है, तो ऐसा है कि ये तीनों ही डीसी करंट है। दे ऑल आर डीसी करंट। कैसे? डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, सर्किट में उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। सो तीनों ही केस में ग्राफ में कोई भी नेगेटिव कंपोनेंट नहीं है। ग्राफ में नीचे की साइड कोई भी नेगेटिव कंपोनेंट नहीं है और नेगेटिव कंपोनेंट नहीं है, दैट मींस दे आर ऑल डीसी। हाँ, ये बात अलग है कि ये फर्स्ट और सेकंड ग्राफ फ्लक्चुएटिंग डीसी का है और लास्ट ग्राफ एक कांस्टेंट डीसी का, बट है डीसी। एसी के केस में देयर विल बी अ नेगेटिव कंपोनेंट नीचे की साइड होगा। फॉर एग्जांपल एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसा। ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हो सकता है बिकॉज इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। नेगेटिव साइड में भी करंट है एंड नेगेटिव साइड में करंट का मतलब कि करंट ने अपनी डायरेक्शन ही रिवर्स कर दी। सो अगर हम एक एग्जांपल लें, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 314t, तो यहां से आई नॉट भी ना लेके हम यहां पे लेते हैं 7 साइन 314t। तो यहां से हम क्या क्या बता सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि पीक वैल्यू ऑफ दिस करंट आई नॉट इज 7 एम्पियर्स और हम ये बता सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 314 रेडियंस पर सेकेंड, जिससे आप ये निकाल सकते हो 2 इंटू 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई की जगह 3.14 एंड न्यू इज इक्वल टू 314 और यहां से ये भी बता सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। इजी। अब क्या हम सिर्फ करंट को ही ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वोल्टेज को, हम वोल्टेज को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी से और ई नॉट कॉस ओमेगा टी से। दोनों ही केस में वैल्यूज ऑल्टरनेटिवली चेंज होती रहती है। तो ये था बेसिक मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का। अब जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, अब जो हमने एग्जांपल लिया था 7 साइन 314 टी का, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ में आप आई नॉट पीक वैल्यू बता दोगे, आप टाइम पीरियड टी भी बता दोगे, आप 1 अपॉन टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी भी बता दोगे और फ्रीक्वेंसी से आप 2 पाई न्यू लगा के आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बता दोगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ कि अगर किसी एसी को सर्किट में छोड़ते हैं तो व्हाट इज द मेन वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि करंट तो इंस्टेंटेनियसली चेंज होती रह रही है एवरी सेकेंड। हर सेकेंड कितनी 50 साइकिल्स है इंडिया में? चलो 50 साइकिल्स एक बात बताओ, 50 साइकिल्स इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी है, बाहर के देशों में कई बार 100 हर्ट्ज होती है। तो अगर 50 साइकिल्स के हिसाब से आपको एसी दी गई है तो एक सेकेंड में करंट कितनी बार जीरो को टच कर रही है? एक साइकिल इसे कहते हैं स्टार्ट से मैक्सिमम से जीरो, फिर मिनिमम से जीरो। तो आप देख सकते हो एक सेकेंड में वैल्यू 2 बार जीरो पे आई है, यानी कि 50 साइकिल्स पर सेकेंड। 50 साइकिल्स पर सेकेंड का मतलब हो गया 50 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में कम से कम करंट 100 टाइम्स जीरो वैल्यू अटेन करेगी। नाउ जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था, मैं ये बोल रहा था कि
अगर आपके पास एसी वैल्यू, एक एसी करंट दी गई है और आपसे पूछा बताओ इफेक्टिवली कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो जो इफेक्टिव वैल्यू होती है ओवरऑल, जिसको आप वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हो और इसको आप आरएमएस वैल्यू भी बोलते हो, ये कैसे निकलता है? ये निकलता है आई नॉट अपॉन रूट टू से। सिमिलरली अगर आप वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हो तो इट विल बी यू नॉट अपॉन रूट टू। राइट, यहां तक इजी है। तो ये एसी के बेसिक थे। अब जरा सर्किट्स देखते हैं। एसी सर्किट्स आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे। एक बार रेजिस्टर लगाया, सिर्फ रेजिस्टर और कुछ नहीं। एक बार कैपेसिटर लगाया है और एक बार इंडक्टर लगाते हैं। तीनों ही केस में हमने वोल्टेज सेम अप्लाई करी है और उस वोल्टेज की वैल्यू है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन जब हम ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो करंट रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करती है उस करंट का ग्राफ, उस करंट की वैल्यू आती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स हमें यह पता चलता है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब फेज डिफरेंस जीरो हो गया। और इसका ग्राफ करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है? साइक्लिक वेक्टर्स के टर्म्स से हम करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारी वैल्यू थी साइन ओमेगा टी इज लाइक दिस, कि ये हमारे वोल्टेज का ग्राफ है, वोल्टेज की वैल्यू, और दिस एंगल इज थीटा विच इज ओमेगा टी। वोल्टेज के ऊपर ही करंट ओवरलैप करेगा क्योंकि इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। नाउ सेम एसी को जब आप कैपेसिटिव सर्किट के क्रॉस फ्लो करवाते हो तो कैपेसिटर में करंट की वैल्यू आती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, क्योंकि करंट कैपेसिटिव सर्किट में 90 डिग्री आगे फ्लो करती है। सो कैपेसिटिव सर्किट का फेजर डायग्राम इस तरीके का बनेगा। इफ दिस रिप्रेजेंट्स योर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट हैज टू बी 90 डिग्री आगे, एंड this angle is omega t and this angle is pi by 2, and that is why the साइन के अंदर वैल्यू थी ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। लास्टली जब आप सेम वोल्टेज को इंडक्टिव सर्किट L के अक्रॉस फ्लो करवाते हो तब करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। करंट पीछे होती है यानी कि वोल्टेज आगे होती है, और इस चीज को आप याद कर सकते हो बाय द टर्म आईपीएल, इंडक्टर पोटेंशियल लीड्स। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है आईपीएल के हिसाब से। चलो आईपीएल आपको याद हो गया, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। तो फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर डायग्राम वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि इफ दिस रिप्रेजेंट्स योर वोल्टेज विच इज ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू नीचे की तरफ होगी, दिस एंगल बी पाई बाय टू, एंड करंट इज 90 डिग्री बिहाइंड द वोल्टेज। इजी। अब इन्हीं तीनों सर्किट में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ रेजिस्टेंस कितनी मिली सर्किट को, तो रेजिस्टेंस आर, यहां पे रेजिस्टेंस को एक्सएल कहते हैं और नाम चेंज हो गया रेजिस्टेंस से रिएक्टेंस। सो रिएक्टेंस कैपेसिटिव सर्किट का रिएक्टेंस था तो 1 अपॉन ओमेगा सी, और अगर ये इंडक्टिव सर्किट का रिएक्टेंस है तो 1 अपॉन ओमेगा एल, है ना? वेरी गुड। आप में से जिसने बोला नहीं ओमेगा एल होता है, वेरी गुड। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 बाई सी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई न्यू एल। ठीक है। अब जरा रिएक्टेंस वाली बात को फिर से करते हैं। एसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस के दो नाम हैं, एक है रिएक्टेंस और एक है इंपीडेंस। रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस। रिएक्टेंस हम तब बोलते हैं जब कोई एक कंपोनेंट रहता है, यानी कि सिर्फ आर, सिर्फ एल या सिर्फ सी, और इंपीडेंस तब बोलते हैं जब दो से या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि एलआर सर्किट में, सीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में, एटसेट्रा। रिएक्टेंस के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंपीडेंस के केस में हर एक को इंपीडेंस ही बोलेंगे। ऐसा यूनिट सभी की ओम्स, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस के ही दूसरे नाम है एसी सर्किट्स के लिए। मूविंग ऑन, हमने इंडिविजुअली तीनों कंपोनेंट को लगाया था, एल को, सी को और आर को, लेकिन अगर तीनों को ही हम सीरीज में लगा देते हैं तो इस सर्किट को कहेंगे हम सीरीज एलसीआर सर्किट। और एलसीआर सर्किट में मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इधर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर में टोटल वोल्टेज इज गिवन बाय अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर। ये वैल्यू कैसे पता चली हमें? इसके ग्राफ से, इसके फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम हम ऐसा बनाएंगे कि
सबसे पहले रजिस्टर की वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बनाया हमने ई आर, क्योंकि इसके और करंट के बीच में फेज डिफरेंस नहीं था। अब इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे होती है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर पोटेंशियल लीड्स, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होती है ईसी। दैट मींस जो इतना पोर्शन बनेगा ये बन जाएगा हमारा ई एल माइनस ई सी, एंड हेंस नेट वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट विल बी गिवन बाय, अब यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाओ चाहे आप वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाओ। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फेजर डायग्राम में साइक्लिक वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस हम यहाँ पे वेक्टर्स का रिजल्टेंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई आपका रिजल्टेंट का आंसर बनेगा ये। अब यहाँ पे अगर हम सबको करंट के फॉर्मेट में लिखते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में, तो करंट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, और आपके पास नेट रेजिस्टेंस यानी इंपीडेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यहां से आपने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था, रेजोनेंस का। रेजोनेंस को हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं, और हम इसी सर्किट में एक और एक नाम डाल देते हैं, व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब मैक्सिमम करंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि जब सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगी तो मैक्सिमम करंट, और ऐसा कब होता है जब Z की वैल्यू R हो जाती है, और Z की वैल्यू R तब होगी जब अंडर रूट के अंदर टर्म सिर्फ R स्क्वायर बचेगी, यानी कि एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, ओमेगा एल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहां से आपको मिला एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आंसर अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। दिस इज द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसी से आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। अब बात करते हैं पावर डिसिपेशन की। तो सबसे पहले हमने एक रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था, एसी थ्रू रेजिस्टर। इस केस में पावर, एवरेज पावर इज ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, जिसको आप लिख सकते हो ई नॉट अपॉन रूट 2 टाइम्स आई नॉट अपॉन रूट 2, ई नॉट ओवर रूट 2 टाइम्स आई नॉट ओवर रूट 2, जिसको हम लिख सकते हैं ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। फिर हमने कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था। कैपेसिटिव सर्किट के केस में एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर अ साइकिल इज 0, क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, और इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज आल्सो 0, क्योंकि इसमें भी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 90 डिग्री होता है। बट अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि फेज डिफरेंस का पावर के साथ क्या लेना देना है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, ट्रू पावर इज इक्वल टू एपरेंट पावर टाइम्स पावर फैक्टर। कौन कौन सी टर्म्स हो ये, ट्रू पावर इज ये एवरेज की वैल्यू जो हम निकालते हैं, एपरेंट पावर इज ई आर एम एस times IRMS, and what is power factor, cos phi, and this phi is the phase difference between current and voltage. So अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो cos phi की वैल्यू cos 90 0 हो जाएगी, एंड हेंस एवरेज पावर भी 0 आएगा। बट ये पावर फैक्टर cos phi कहां से हुआ, वापस चलते हैं। ये जो आपने डायग्राम बनाया था, इसी डायग्राम को अगर हम रेजिस्टेंस के टर्म्स में बनाएं, तो नीचे है रेजिस्टेंस R, ये वाला रेजिस्टेंस है XL माइनस XC, तो ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है Z, दैट इज व्हाई दिस ट्रायंगल इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, इंपीडेंस ट्रायंगल। और ये जो एंगल है फाई, ये फाई कहां से था, फेज डिफरेंस, हमने जो इफेक्टिव फेज डिफरेंस लिया है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो cos फाई जिसको पावर फैक्टर कहते हैं, दिस इज R अपॉन Z। लास्टली कुछ ग्राफ्स देखते हैं। पहले VI फेजर डायग्राम देखते हैं फिर से एक बार। VI फेजर डायग्राम, एसी अक्रॉस रजिस्टर के केस में फेज सेम फेज में होते हैं, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। सेकंड, कैपेसिटर के केस में इफ दिस रिप्रेजेंट्स वोल्टेज तो करंट 90 डिग्री आगे होगा, और इंडक्टर के केस में इफ दिस रिप्रेजेंट्स वोल्टेज तो करंट 90 डिग्री पीछे होगा। दूसरा, फ्रीक्वेंसी के साथ इनके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी के साथ रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। एक्सएल होता है ओमेगा एल, है ना, फिलहाल हम एक्सी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सी है और यहाँ पे एक्सएल है। एक्सएल में होता है ओमेगा एल, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो एक्सएल की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने के साथ कैसे होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन। लास्टली एक्सी के केस में 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। तो
XC के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस. So with this much basic knowledge, you are good to go and attempt all the MCQs. जैसे जैसे हम करते जाएंगे MCQs, keep noting down all the important formulas in your sheets and especially practice more and more questions. Let's begin with the first question. Hi students. So we are continuing with the MCQ exercises and today we are going to start with the new chapter which is alternating current. दोस्तों ऑल्टरनेटिंग करंट में बहुत सारी बेसिक चीजें होती है कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डीसी से डीसी करंट से डिफरेंट कैसे होता है, इसमें फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह. द पॉइंट इज दिस, बाय द टाइम वी विल बी एंडिंग अप दिस एक्सरसाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे क्योंकि क्वेश्चंस के साथ आई विल कीप एक्सप्लेनिंग यू द टॉपिक. सो पे अटेंशन, नोट्स लेके बैठो अपने, कीप मार्किंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑल द फॉर्मूलाज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. If the RMS current in a 50 Hz AC circuit is 5 ampere, 50 Hz frequency दी हुई है हमें और RMS value 5 ampere है. The value of current 1/300 seconds after its value becomes 0. क्वेश्चन समझते हैं. हमें क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है कि RMS वैल्यू है, सो हमें दिया हुआ है RMS की वैल्यू है 5 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस AC इज 50 Hz और क्या दिया है, और हमें ये पूछा है कि टाइम इक्वल टू 1/300 सेकेंड्स के बाद बताओ करंट की वैल्यू क्या होगी. सबसे पहले तो कौन सी करंट पूछी है हमसे, I इज व्हाट, हमसे मीन वैल्यू पूछी है, एवरेज वैल्यू पूछी है, क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वैल्यू. और ये हम कैसे निकालेंगे, we will be finding it out by this expression I is equal to I naught sin omega t. आपको इक्वेशन पता होगी क्योंकि this is the basic equation of any alternating value. So हमें पीक वैल्यू चाहिए. पीक वैल्यू कहां से निकलेगी, यूजिंग आरएमएस का फॉर्मूला. एंड व्हाट इज द आरएमएस का फॉर्मूला, आई आरएमएस इज आई नॉट ओवर √2. सो यहां से हमें मिला आई नॉट इज इक्वल टू आई आरएमएस √2 विच इज 5 इंटू √2, नाउ 5 √2 एम्पियर्स. सो करंट की वैल्यू बिकम्स, सबसे पहले 5 √2 साइन ओमेगा इज व्हाट 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हो गई और टाइम क्या दिया हुआ है 1/300. सो कैंसल आउट करो, 50 से 6, 2 से 3, साइन π/3 यानी कि साइन 60 होता है √3/2. सो 5 √2 इंटू √3/2 क्या बना ये, इस √2 से एक √2 कैंसिल हो गया और आपके पास बचा 5/3/2. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5/3/2. The diagram that represents I and V, current or voltage of same frequency as rotating vectors. Rotating vectors का मतलब क्या होता है कि हम वेक्टरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में. दैट मीन्स अगर मैंने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरीके से और मुझे दिखाना है कि करंट इससे 90 डिग्री आगे, तो आई कैन ड्रॉ करंट 90 डिग्री आगे एंड आई विल से कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. सो पॉइंट इज आई एम रिप्रेजेंटिंग करंट एंड वोल्टेज एज रोटेटिंग वेक्टर्स एंड दैट इज व्हाई these diagrams are called phasor diagrams, right? So आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में, easy question. Next question. In an AC circuit, the maximum value of voltage is 400 volts. Maximum का मतलब क्या होता है, peak value. तो हमें 400 volts क्या दिया हुआ है, हमें E naught दिया हुआ है. Its effective voltage is, अब दोस्तों नाम यहाँ पे याद कर लो, जो RMS वैल्यू होती है वही इफेक्टिव वैल्यू होती है और उसी को हम वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं. तीनों नाम याद रखना, वर्चुअल वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई आरएमएस इज ई नॉट ओवर √2. सो ई नॉट अपॉन √2 इज ई आरएमएस. दैट मीन्स ई नॉट बिकम्स व्हाट, दैट मीन्स ई आरएमएस की वैल्यू क्या आएगी 400 डिवाइडेड बाय √2. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है. द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एसी मेंस. अब देखो यहां पे दिया हुआ है 220 वोल्ट एसी मेंस. दोस्तों ये रेटिंग है. रेटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आप अपने घर में कोई भी चार्जर उठाओ उस पे लिखा होगा 220 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज या कुछ और लिखा होगा. रेटिंग का मतलब होता है कि हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है एंड किस वोल्टेज पे, व्हाट इज द मोस्ट ऑप्टिमम वोल्टेज फॉर इट टू फंक्शन. सो 220 वोल्ट एसी जो ये पर्टिकुलर वैल्यू, दिस इज ऑलवेज एज इफेक्टिव वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू दी होती है रेटिंग में, ध्यान रखना. नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिखा हुआ है डैश 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 थिंग इज रेटेड एज 50 वोल्ट्स 20 हर्ट्ज, सो वो रेटिंग है तो उसकी इफेक्टिव वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू 50 वोल्ट हो गई और फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो गया. दैट वे. नाउ हमें पीक
पीक वोल्टेज निकालना है और फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा ERMS इज इक्वल टू E0 ओवर √2। तो पीक वैल्यू कैसे निकलेगी, ERMS टाइम्स √2। हमें RMS वैल्यू दी हुई है तो हमारा आंसर आ जाएगा 220 टाइम्स √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडक्टिव सर्किट हैव जीरो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जीरो दी हुई है। इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या होता है, और इंडक्टिव सर्किट में देखो ये कंफ्यूजन है जो कई बार स्टूडेंट मेरे पास लेके आते हैं। ये बात अभी समझ लो, एक इंडक्टर दिया हमने, ठीक है, इस इंडक्टर को मैं एसी के क्रॉस लगा रहा हूं और इसी इंडक्टर को मैं डीसी वोल्टेज के क्रॉस लगा रहा हूं। अब की बार मैंने डीसी वोल्टेज लगाया, राइट। यहां पे जो करंट फ्लो करेगी और अगर मेरे पास वोल्टेज है, इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज रेजिस्टेंस। दैट मींस दिस सर्किट डू हैव सम रेजिस्टेंस। तो अगर इंडक्टर है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो उसके पास खुद में भी एक क्या होती है, खुद की रेजिस्टेंस होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहता है जिसे, फॉर्मूला होता है XL विच इज रिटन एज ओमेगा एल। नाउ एक इंडक्टिव सर्किट में अगर रेजिस्टेंस मेंशन्ड है तो दैट मींस कि एवरी इंडक्टर विल हैव अ रिएक्टेंस एज वेल एज रेजिस्टेंस। सीधा सा मतलब है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज होता है। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं लिखा होता। प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मींस उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ उसकी रिएक्टेंस की बात होगी। अब कई बार एग्जामिनर या क्वेश्चन बनाने वाला वो भूल जाता है प्योरली वर्ड लिखना, क्योंकि आलस सॉर्ट ऑफ। सो पॉइंट इज दिस, इंडक्टर में रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों होती है। खैर, coming back to question, an inductive circuit has zero resistance. When AC voltage is applied across this circuit, then current lags behind the applied voltage by an angle of, अब ये पॉइंट भी यहीं पे क्लियर करते हैं। आप तीनों सर्किट्स याद रखो, कौन कौन सा, AC अक्रॉस रेजिस्टर। AC अक्रॉस रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं क्योंकि उनके बीच में फेज एंगल नहीं होता, और दिस एंगल इज व्हाट, फाई। ये फाई कहां रिप्रेजेंट होता है, and this angle is what, omega t. so ये तो आपको क्लियर है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं इन रेजिस्टिव सर्किट। अगर हमारे पास इंडक्टिव सर्किट होता है तो इंडक्टिव सर्किट के केस में आईपीएल याद रखो, इंडक्टर पोटेंशियल लीड्स। आईपीएल, इंडक्टर पोटेंशियल लीड्स, दैट मींस वोल्टेज हमेशा लीड करेगा करंट को। तो इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विद एन एंगल ऑफ ओमेगा टी, करंट विल बी 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री लैग करता है करंट। और सेम चीज फाइनली कैपेसिटिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट के केस में सेम चीज बट उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि इफ दिस इज वोल्टेज, करंट विल लीड इट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आपको तीनों का याद रखना पड़ेगा। एंड हेंस टू आंसर दिस क्वेश्चन, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, आंसर 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एलसीआर सर्किट कंटेन्स, L की वैल्यू दी हुई है 16 हेनरी और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 0.25 माइक्रोफैरेड एंड R इज इक्वल टू 100 ओम्स इन सीरीज। तो सीरीज LCR सर्किट का क्वेश्चन है। देन द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/√LC। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ L और C की वैल्यूज उठानी है क्वेश्चन से। L है 16 हेनरी √16 और C की वैल्यू 0.25 माइक्रोफैरेड्स, सो टाइम्स 0.25 माइक्रोफैरेड विद 10⁻⁻6। अब देखो क्या बना ये, क्या बना ये, दिस बिकम्स √16 इंटू 0.25 इज व्हाट, 1/4, 10⁻⁻6, 4 रूट के बाद 4 का 2 आएगा और 10⁻⁻6 का क्या आएगा, 10⁻3। रूट के अंदर पावर हाफ हो जाती है, जैसे स्क्वायर में पावर डबल करते हैं। तो ये 10⁻³ ऊपर लिख लिया हमने, 10⁻³ which is what, 1000. So we can write it as 1000 divided by 2, that gives us 500. So the answer would be 500 radians per second. Next question, for I is equal to I0 sin 314t, ये टर्म क्या होती है, this term is called omega. So omega t जनरली हम इक्वेशन लिखते हैं I is equal to I0 sin omega t। तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता चल गई 314 है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू विच इज 314। इसी इक्वेशन को फिर से लिख रहे हैं, 2 इंटू पाई की जगह 3.14, 3.14 को भी डिवाइड बाय 100 कर दिया, 314/100, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 314। तो दोनों साइड से 314 कट जाएगा आपका और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 50 हर्ट्ज। सो द करेक्ट आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन LCR सर्किट। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी है, फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का,
1/√LC। अब हमें ये डिक्रीज करनी है, दैट मीन्स कि हमें डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस देखते हैं। फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। एड अनदर कैपेसिटर इन पैरेलल टू द फर्स्ट, दैट मेक सेंस, बिकॉज अगर आप कैपेसिटर को पैरेलल में एक और एक लगा देते हो तो टोटल कैपेसिटेंस एड अप हो जाएगी और कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एंड सिंस डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज अ वेरी वैलिड ऑप्शन। और भी देख लो, रिमूव द आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर्स। इंडक्टर का अगर आप आयरन कोर हटा देते हो तो आयरन कोर डालने से क्या होती है, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और उसका एल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, वो उससे भी काम नहीं चलेगा। डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव्ड। अगर आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो कैपेसिटर में तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, दैट मींस डाइलेक्ट्रिक अगर आप हटाओगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, एंड दैट इज व्हाई दिस कैन आल्सो बी नॉट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट द करंट। अब जैसे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, आपको कैपेसिटर का नहीं याद होगा कोई बात नहीं, आप इंडक्टर याद रखो। आईपीएल, इंडक्टर पोटेंशियल लीड्स। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है तो कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा। वोल्टेज लैग करने का मतलब करंट लीड कर रहा है, सो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री विच इज π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an AC circuit EMF and current are given as E is equal to E naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t minus phi, the average power in one complete cycle। दोस्तों एवरेज पावर का आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। एवरेज पावर इज इक्वल टू एपरेंट पावर। एवरेज पावर को कई बार ट्रू पावर भी बोलते हैं, तो ट्रू पावर इज इक्वल टू एपरेंट पावर टाइम्स पावर फैक्टर। अब ये फॉर्मूला क्या है, एवरेज पावर, P एवरेज इज इक्वल टू व्हाट इज एपरेंट पावर, इट इज पावर का फॉर्मूला करंट और वोल्टेज के सेंस में क्या होता है, पावर इज वोल्टेज इनटू करंट VI, और हम इस चैप्टर में V को E बोल रहे हैं, तो ERMS टाइम्स IRMS, दिस इज योर एपरेंट पावर, दिस टर्म इनटू पावर फैक्टर आपको पता है cos phi। व्हाट इज ERMS एंड IRMS, दिस इज E naught upon root 2 टाइम्स I naught upon root 2 इनटू cos phi। तो आपका टोटल आंसर क्या बना, 1/2 E naught I naught cos phi। So the answer to this question will be 1/2 E naught I naught cos phi। cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं। ऑल्सो पावर फैक्टर निकालने के लिए आप इंपीडेंस ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, कई बार क्वेश्चन में काफी हेल्पफुल होता है कि दिस इज Z, दिस इज R एंड दिस इज XL माइनस XC। यहाँ पे आपका जो फाई होता है यहाँ से आप cos phi निकाल सकते हो, पावर फैक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा R/Z। सी एज आई टोल्ड यू कि साथ के साथ न्यूमेरिकल्स जो भी फॉर्मूले हैं हमारे वो नोट करते जाओ, काफी हेल्प मिलेगी। द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस। प्योर इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, इंडक्टिव सर्किट है, टोटली प्योर, रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में पावर कितना होगा, तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल कितना होगा, फेज डिफरेंस होता है हमें पता है, वोल्टेज ऑफ करंट के 90 डिग्री IPL, अब तो याद हो गया होगा आपको, है ना। तो 90 डिग्री के हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं P एवरेज का, दैट इज IRMS ERMS एंड cos phi। phi की जगह 90 डिग्री डालो, cos 90 इज व्हाट, cos 90 इज 0, सो हमारा एवरेज पावर क्या आएगा, 0। इजी क्वेश्चन। cos 0 1 होता है, sin 90 1 होता है, cos 0 1 होता है। आई मीन ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कई बार आपको डाउट आ सकता है, तो टोटली फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस एट हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, सो अगर आपको क्वेश्चन देख के टॉपिक याद आ जाता है तो द वे वी स्टडी, हमारे पढ़ने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि हमें टॉपिक बाय टॉपिक याद रहती है चीजें। सो अगर आपको क्वेश्चन देखते ही टॉपिक पता चल जाता तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारे फॉर्मुलाज भी पॉप इन करने लगते हैं कि हाँ इस टॉपिक में ये फॉर्मुला था, तो इन्हीं में से किसी तरीके से सॉल्व होगा। सो ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिशन डन बाय ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर में क्या करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, वोल्टेज बढ़ा के भेज देते हैं, या जहां पे भी हाई वोल्टेज रिसीव होती है उसको वोल्टेज को डिक्रीज कर लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेट्स सी। फॉर अ गिवन पावर I there is a lower current, lower current implies less power loss, it is easy to reduce the voltage at receiving and using step down transformers, all of these। तो the most appropriate answer is all of this, because ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। एक एक करके देख लो। फॉर ए गिवन पावर करंट, फॉर ए गिवन पावर देयर इज अ लोअर करंट, यस, लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस, एब्सोल्युटली ट्रू। हमें कैसे पता कि पावर से, गिवन पावर से करंट कम होगी,
दोस्तों आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो क्या होता है, टोटल पावर ई आई रिमेन सेम, है ना। तो अगर आप एक चीज बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज विल हैव टू गो डाउन, दैट इज वाई। और थर्ड पॉइंट कि इट इज इजी टू रिड्यूस वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर एट 50 हर्ट्ज इज 5 ohms. If the frequency is increased to 100 hertz, the new reactance is. So next question is, the reactance of a capacitor at 50 hertz is 5 ohms. If the frequency is increased to 100 hertz, the new reactance is. देखो रिएक्टेंस का फॉर्मूला याद करो, XC is given by 1 upon 2 pi nu C. XL का फॉर्मूला ओमेगा L यानी कि 2 pi nu L. Anyway, इस क्वेश्चन में दिया है कि रिएक्टेंस इज इक्वल टू 5 इफ फ्रीक्वेंसी इज 50, तो 2 pi 50 C. अब पूछा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को 100 कर दिया जाए 2 pi into 100 C, तो व्हाट विल बी द न्यू रिएक्टेंस। इसको x बोल देते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, यू गेट 5 over x इज इक्वल टू 100 ऊपर चला गया, 100 over 50 विच इज 2, सो x बिकम्स 5 upon 2 is equal to x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.5, so the answer would be C. Next question, in a pure inductive circuit the current, अब हमें ऑलरेडी याद हो चुका है कि करंट प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या करता है, लैग करता है, क्योंकि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, सो लैग करता है बाय एन एंगल ऑफ π/2, दैट इज B. Next question, when an AC voltage 220 volt is applied to the capacitor C, the maximum voltage between plates is 220 volts. ऐसा नहीं होता. Power delivered to the capacitor is 0. This is true because power के फॉर्मूले में cos phi आ जाएगा और cos phi 90 डिग्री हो जाएगा, cos phi की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, cos phi 0 हो जाएगा. The charge on the plates is in phase with the applied voltage. This statement is also true. Why so? I'll explain. जब हम AC सोर्स लगा रहे हैं कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस, तो एक प्लेट, पॉजिटिव प्लेट कह रहा हूं, पॉजिटिव प्लेट विल बी एट ए हायर, स्लाइटली हायर पोटेंशियल देन द नेगेटिव प्लेट. देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट goes along with the phase. So this is in phase with the applied voltage and the D option is both B and C. तो most appropriate answer becomes D now, क्योंकि हमारा B point और C point दोनों ही सही है. Which of the following combination should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication? Better tuning, जहां पे ट्यूनिंग वर्ड आ गया वहां पे आपको क्लिक करना चाहिए कि टॉपिक है क्यू फैक्टर का, और क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 upon r अंडर रूट L by C. तो बेटर क्वालिटी फैक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स यानी कि r और c की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication? जहां पे ट्यूनिंग वर्ड आ गया दैट मींस आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर के किस पोर्शन में से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, फ्रॉम द क्यू फैक्टर, और क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1 upon r अंडर रूट L by C. तो दोस्तों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें आपको एक साथ 3 या 4 वेरिएबल्स का ध्यान रखना है कि किस किस को यूज करना है किसको नहीं करना है, तो बहुत इजी सा ट्रिक है, आपको बस ये चेक करना है कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या चाहिए, बेस्ट ट्यूनिंग, दैट मींस क्यू फैक्टर की वैल्यू ज्यादा चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे कम रखनी है. तो इन चारों ऑप्शंस में देखो सबसे कम r किस में है, 20, 25, 25, 15, तो r सबसे कम c में होगा. सो एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि ये r सबसे कम है. अब हमें c भी सबसे कम रखना है, c 35, 45, 45, 30 सबसे कम यहीं पे, तो c इज द मोस्ट ऑब्वियस आंसर. अब L के बारे में हमने बात ही क्यों नहीं करी, क्योंकि L की सारी वैल्यूज जितनी भी हों हमारे पास एक न्यूमरेटर वैल्यू है और 2 डिनोमिनेटर वैल्यू है. तो अगर हमें टोटल वैल्यू बढ़ानी है दैट मींस हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई दिस बीइंग द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 ohm एंड रेजिस्टेंस 2 ohms. इसको लिख लेते हैं, हमें रिएक्टेंस है 1 ohm दिया गया है और रेजिस्टेंस 2 ohm दिया गया है, are connected in series to the terminals of a 6 volt RMS AC source. Okay, ERMS भी दे दिया गया हमें which is 6 volt. पूछा है इस क्वेश्चन में the power dissipated in the circuit is. अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का वही वाला फॉर्मूला P is equal to ERMS IRMS cos phi. अब ERMS को तो हम एज इट इज छोड़ सकते हैं, लेकिन IRMS कैन बी रिटन एज ERMS डिवाइडेड बाय impedance Z.
cos phi पावर फैक्टर का फॉर्मूला हम कर चुके हैं r अपॉन z। अभी सारी वैल्यूज डाल दो इसमें। ई आर एम एस कितना है 6, तो 6 इंटू 6 बिकम्स 36। r की वैल्यू हमें दी गई है 2 अपॉन z का स्क्वायर। z कैसे निकलेगा, z विल बी अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज अंडर रूट 1 प्लस 4, तो रूट 5। नीचे z स्क्वायर है, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, 36 टाइम 2 72, 72 डिवाइडेड बाय 5 विल बिकम 122, 4.20, 14.4. So the answer will be 14.4 watts. Next question. The output of a step down transformer is measured to be 24 volt. Output 24 volt है when connected to a 12 watt light bulb. पावर पता है और हमें वोल्टेज पता है। द वैल्यू ऑफ पीक करंट इज, तो वोल्टेज है हमारे पास 24 वोल्ट और पावर है 12 वॉट। इससे हमें क्या मिलेगा, पावर का फॉर्मूला इज व्हाट, E इंटू आई, P इज इक्वल टू E इंटू आई। तो हमें यहां से करंट की वैल्यू क्या मिल रही है, पावर डिवाइडेड बाय E विल गिव यू वैल्यू ऑफ करंट I। पावर है हमारे पास 12, वैल्यू है V की 24 एंड I की वैल्यू आ गई 1/2 एम्पियर्स। अब 1/2 तो ठीक है, बट ये कौन सी वैल्यू आई है, इज इट पीक वैल्यू, इज इट आरएमएस वैल्यू, इज इट इफेक्टिव वैल्यू। तो दोस्तों कभी भी हम E इंटू आई वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो आरएमएस वैल्यूज होती है। तो हमें I आरएमएस की वैल्यू मिली है विच इज व्हाट, I आरएमएस इज 1/2। अब क्वेश्चन इज पीक वैल्यू पूछा है हमसे, I नॉट की वैल्यू पूछी है। I नॉट विल बिकम, I आरएमएस होता है I नॉट अपॉन रूट 2, तो I नॉट बिकम्स I आरएमएस इंटू रूट 2, 1/2 इंटू रूट 2 करेंगे, रूट 2 टाइम्स 1/2, so it will become, denominator में एक रूट 2 बचेगा and that will be your answer 1/√2. So A option. Next question. In a series LR circuit, the inductive reactance is equal to resistance R of the circuit. Reactance और resistance की वैल्यू सेम हो गई and EMF E0 cos omega t is applied to the circuit. The power consumed in the circuit is. पावर की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या पता है, reactance is equal to resistance. Okay? तो XL is equal to R. Z will become under root R square plus XL का square which is under root R square plus R square that is रूट 2 टाइम्स R। इस Z की वैल्यू अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमें चाहिए पावर विच इज E RMS I RMS cos phi। E RMS हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम E0 वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। E RMS इज E0 अपॉन रूट 2, so this becomes E0 divided by root 2. What is I RMS? I RMS is E RMS upon Z. तो E RMS को मैंने लिखा E0 by root 2 divided by Z. Then cos phi. Cos phi is R upon Z. तो देखो ये Z का स्क्वायर हो गया नीचे, ऊपर E0 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर है और एक R बचा ऊपर। अब सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं, E0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R अपॉन Z का स्क्वायर, Z है रूट 2R, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर, एक R से R कट गया, नीचे 4 बचा, तो E0 स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स R। सो द आंसर विल बी E0 स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स R इज दिस, A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 60 volt 100 watt bulb is to be connected to 100 volt 50 hertz AC source. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर पूछा है। कौन सा इंडक्टर, जो बल्ब के अंदर इंडक्टर होता है, कॉइल वाला। नॉर्मली बल्ब के अंदर इंडक्टर कॉइल्स होती हैं, नॉट दीज डेज बल्ब्स, एलईडी बल्ब्स की बात नहीं कर ले, सिंपल ओल्ड फैशन ओल्ड स्कूल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेथड क्या लगाना है यहाँ पे, टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट इंडक्टर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर चाहिए तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस ई आर का स्क्वायर। अब ई कितना है, अप्लाइड वोल्टेज है हमारे पास 100 माइनस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज थी 60 वोल्ट। ये कैसे पता, जब हमें रेटिंग दी गई बल्ब की तो 60 वोल्ट वाज अ डीसी सप्लाई, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो उसकी रेजिस्टेंस है दैट इज 60।
तो 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 0 माइनस 60 का स्क्वायर 3600। इसको आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 6400 बन जाएगा एंड दैट विल बिकम 80। सो दैट इज आवर आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an AC voltage source of variable angular frequency omega and fixed amplitude A is connected in series with the capacitance C and electric bulb of resistance R. सर्किट कौन सा हुआ है? CR सर्किट हुआ। When omega is increased, अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा, डिमर, ब्राइटर, या इंपीडेंस में फर्क आएगा? चेक कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हम सबसे पहले चेक करते हैं Z का, विच इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, विच इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस व्हाट इज एक्स सी, 1/2 पाई न्यू सी और 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप ओमेगा बढ़ाते हो, क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन में लिखा है व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज्ड। अब अगर आप ओमेगा बढ़ाते हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा? ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि z की वैल्यू होगी डिक्रीज। z डिक्रीज हो गया, ये बात तो समझ में आ गई हमें, बट हम सर्किट की ब्राइटनेस या बल्ब की ब्राइटनेस की बात कैसे करेंगे? वो हम करेंगे पावर से। तो याद रखना, कभी भी आपका बल्ब डिक्रीज हुआ, ब्राइटनेस में इंक्रीज हुआ, हमेशा उसकी पावर चेक करनी है कि उसको पावर कितनी मिली है। ये काम हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी सीखा है। तो पावर का फॉर्मूला ERMS, इसको हम वर्चुअल भी लिख सकते हैं, IRMS cos phi, एंड cos phi इज, cos phi को हटाते हैं यहां से और cos phi की जगह हम लिखेंगे R/Z। अब हमें यहां से सीधे सीधे पता चल गया कि अगर Z की वैल्यू डिक्रीज होगी तो पावर की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इस क्वेश्चन में पावर की वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, यानी कि पावर ज्यादा हो गया, यानी कि बल्ब इज गोइंग टू ग्लो ब्राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an alternating EMF of angular frequency omega is applied across an inductor. The instantaneous power developed across it has an angular frequency. इंडक्टर के अक्रॉस लगाया है। अब इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू आई। ये E क्या है? these are instantaneous values. Instantaneous values means on that particular moment क्या वैल्यू है, और इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है क्या? E की जगह हम लिख सकते हैं E0 sin ओमेगा टी, और I की जगह लिख सकते हैं I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। क्यों? क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट था, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है। दिस टर्म कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ कॉस ऑल्सो, तो E0 sin ओमेगा टी, I0 भी बाहर लिख लेते हैं, एंड sin ओमेगा टी माइनस π/2 को का नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाल लिया, ये बन जाएगा अंदर से sin π/2 माइनस ओमेगा टी, एंड sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, सो cos ओमेगा टी। E0 माइनस E0 I0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। बेटा माइनस साइन की टेंशन मत लो, क्योंकि हमें पावर का मैग्नीट्यूड से काम है, नेगेटिव साइन हमें कोई ना कोई डायरेक्शन दिखा रही होगी, पावर आगे जा रही है पीछे जा रही है, इसीलिए 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी को यू कैन सिंपली राइट एज sin 2 ओमेगा टी। तो आपके पास मैग्नीट्यूडनल वैल्यू E0 I0/2 और 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी इज sin 2 थीटा का फॉर्मूला sin 2 ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन के हिसाब से यू कैन सी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई है? 2 ओमेगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा इफ द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, एंड हेंस दिस बिकम्स अ पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर एंड आवर आंसर एज वेल। Next question, the variation of instantaneous current I and instantaneous EMF E in a circuit as shown. तो I और E का ग्राफ कौन सा है? This is वोल्टेज का ग्राफ, E का ग्राफ, और दूसरा वाला जो ग्राफ है ये करंट का ग्राफ है। अब करंट 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? The voltage lags behind which of the following statement is correct, ये पूछा है। तो हमें ये पता है कि इस वक्त करंट 90 डिग्री पीछे है, यानी कि वोल्टेज आगे है 90 डिग्री, तो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ π/2। हम डिग्रीज और रेडियंस को साथ में बोल सकते हैं, क्योंकि 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस है ना। अब यहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इनटू दिस। 90 डिग्री π/2 रेडियंस होता है, पाई 180 डिग्री पाई रेडियंस होता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, and in an electric arc furnace copper and iron is melted due to variation of current. कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? ये टॉपिक है एडी करंट वाला, हमने इंडक्शन फर्नेस पढ़ा हुआ है ईएमआई वाले चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an AC source is connected across series RC combination, CR सर्किट की बात कर रहे हैं, the AC current may lead by, अब CR सर्किट में क्या होता है? कैपेसिटिव रोल ही फॉलो होता है। कैपेसिटेंस में क्या था? करंट आगे होता है, तो यहां पे भी करंट आगे होगा। कितने एंगल से? 90 डिग्री से। अ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इज प्रिफर्ड एज, याद रहे ट्रांसमिशन लाइंस हाई वोल्टेज क्यों ट्रांसमिट करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि पावर लॉस बहुत कम होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का मेजर फॉर्मूला होता है VI करंट के टर्म्स में I²R। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक दो क्वेश्चन पहले, कि जब हम हाई वोल्टेज कर देते हैं, ओवरऑल पावर की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट रखते हैं और वोल्टेज बढ़ा देते हैं, दैट मींस करंट की वैल्यू हैज टू गो डाउन। अब लेस करंट के लिए पावर लॉस और डिक्रीज हो जाता है। दैट इज व्हाई ट्रांसमिशन लाइंस में हमेशा हाई वोल्टेज यूज करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज LCR सर्किट क्वालिटी फैक्टर कैन बी इंप्रूव्ड बाय, क्वालिटी फैक्टर कैन बी इंक्लूड बाय, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, फिर से पढ़ लो, याद हो जाएगा, √L/C। तो ऑप्शन देखो, सबसे पहला डिक्रीजिंग करंट, इससे बात नहीं बनेगी। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ C, अगर आप C को इंक्रीज करते हो तो Q उल्टा डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्स है, ये भी गलत हो गया। डिक्रीजिंग R, डिनोमिनेटर को अगर आप डिक्रीज करते हो तो Q फैक्टर बढ़ेगा, ये बिल्कुल सही बात लग रही है। एंड डी ऑप्शन डिक्रीजिंग R एंड L, L को अगर हमने डिक्रीज कर दिया तो Q भी डिक्रीज हो जाएगा, तो सेंस नहीं बनता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड द राइट आंसर बिकम्स C। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन AC सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस LCR कॉम्बिनेशन मैक्सिमम पावर लॉस विल अकर प्रोवाइडेड के बाद ऑप्शंस दे दिए हमें, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। फेज में होता क्या है? ERMS, IRMS, cos phi, cos phi की में phi इज द फेज डिफरेंस। अब अगर हमसे पूछा है कि मैक्सिमम पावर लॉस सबसे ज्यादा कब होगी? जब पावर की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। ERMS, IRMS, cos phi मैक्सिमम कब होता है? जब phi की वैल्यू 0 डिग्री हो, और phi 0 का मतलब होता है कि दोनों सेम फेज में, तो E एंड I हैज टू बी सेम फेज, एंड दैट विल कंक्लूड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन LCR सीरीज AC सर्किट इंपीडेंस कैन नॉट बी इंक्रीज बाय, इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। और XL माइनस XC का होल स्क्वायर, व्हाट इज XL? XL की जगह आप लिख सकते हो ओमेगा L, और XC की जगह आप लिख सकते हो 1/ωc। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, देखो फ्रीक्वेंसी एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यू कैन नॉट बी श्योर कि इंक्रीज करने से फर्क पड़ेगा, और डिक्रीज करने से भी क्या फर्क पड़ेगा, यू स्टिल कैन नॉट बी श्योर। इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, हम अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो Z तो बढ़ जाएगा, तो इंपीडेंस कैन नॉट बी इंक्रीज बाय पूछा है, बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, दैट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाईली इंडक्टिव लोड सर्किट इट इज मोर डेंजरस व्हेन वी ओपन द स्विच। क्यों? बैक EMF याद है, सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था हमने। बैक EMF क्या होता है कि जब बैक करंट आती है, जब भी हम करंट सप्लाई को चेंज करते हैं, इधर भी इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों ही केस में एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो जब हम ओपन करते हैं सर्किट को, जब ब्रेक करते हैं, तो हमने एक ही इंस्टेंट पे सर्किट ब्रेक तो कर दिया, बट इट इज हाईली इंडक्टिव लोड सर्किट। हाईली इंडक्टिव लोड सर्किट, उसके अंदर बहुत सारी कॉइलिंग है। बहुत सारी कॉइलिंग का मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक EMF जनरेट होगी, और वो सारा का सारा वोल्टेज कहां से निकलेगा? जहां से वो वायर हमने ब्रेक करी है या सर्किट ऑफ किया है। इसीलिए जब भी आप स्विचेस ऑफ करते हो, स्पेशली ऐसे डिवाइसेस के जहां पे बहुत सारी कॉइलिंग इंक्लूडेड है, जैसे कि आपके लैपटॉप का चार्जर, जब आप निकालते हो आपको स्पार्क दिखता है, फैन के स्विचेस जब आप ऑफ करते हो उसमें कई बार स्पार्क दिखता है। ऐसे कोई भी सर्किट जहां पे कॉइलिंग होगी, वहां पे बैक EMF काफी होगा। बैक EMF की वजह से वो जो इंड्यूस करंट है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो तो करेगी, बट जहां पे सर्किट ब्रेक हुआ है वहां पे क्या होता है? सबसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने कोरोना डिस्चार्ज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, विच इज एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स। उसमें हमने ये देखा था कि जब बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट होता है पॉइंटेड एंड से, तो अपने आप हवा में लिबरेट हो जाता है, क्योंकि वो
हवा की आयनाइजेशन पोटेंशियल को क्रॉस कर देता है, उसका नियरेस्ट वैल्यू, इसीलिए हवा में चार्ज लीक होना स्टार्ट कर देता है और उसी को हम स्पार्क के फॉर्म में देखते हैं. सो द होल पॉइंट इज कंक्लूडिंग अबाउट बैक ईएमएफ एंड व्हेन वी ओपन द स्विच. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इलेक्ट्रिक सबस्टेशन इन टाउनशिप लार्ज कैपेसिटर बैंक्स आर यूज्ड. लार्ज कैपेसिटर से क्या फायदा होता है? हमारी पावर फैक्टर इंक्रीज होती है. अभी आप पॉइंट याद कर लो और इसको वैसे समझ लो. रिलेट कैसे कर सकते हो? पावर फैक्टर आर अपॉन जेड होता है. हम बहुत सारी कैपेसिटर्स वैल्यू के हिसाब से जेड की वैल्यू को क्या करते हैं? पावर फैक्टर इंक्रीज करना है, जेड की वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वो इनवर्स में आता है. एक्स सी क्या होता है? 1/2 पाई न्यू सी. डिनोमिनेटर में सी की वैल्यू बड़ी होगी, एक्स सी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, एंड हेंस हम क्या करने वाले हैं? z की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं ताकि पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाए. तो बेसिकली टू इंक्रीज पावर फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट द करंट, अब हमें ऑलरेडी पता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कुछ नहीं होता, तो करंट इज इन फेज विद द ईएमएफ. और बाकी में जो फेज डिफरेंस पाई 4 और π/2 आपको देखने की भी जरूरत नहीं है. सिंपल ऐसे याद रखना. एक बार फिर से करते हैं. रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होती है. कैपेसिटर के केस में करंट आगे होती है. इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे होती है. बहुत इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A capacitor of capacitance C has reactance Xc. If capacitance and frequency becomes double. अब Xc का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई न्यू C. इस केस में Xc है और बोला है कि सेकेंड केस में अगर हम कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल कर दें तो 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई 2 न्यू, कैपेसिटेंस भी डबल हो गई 2C. तो नीचे 4 टर्म्स एक्स्ट्रा आ गया. इट इज Xc 1/4 टाइम्स 1/2 pi nu c, and what was 1/2 pi nu c? Xc. तो Xc dash becomes, यहां से Xc dash की वैल्यू आ गई आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग Xc डिवाइडेड बाय 4, एंड आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड सो एज टू. अब लैमिनेट हमें क्यों करना पड़ता है बल्क बॉडीज को, बल्क कंडक्टर्स को? क्योंकि उसमें एडी करंट बहुत ह्यूज होती है और एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए यू कट इट इनटू थिन स्लाइसेस एंड यू लैमिनेट इट. उससे एडी करंट्स, एडीज के फ्लो का रास्ता आपने बहुत सारा कम कर दिया, एंड हेंस लेस एडी करंट फ्लो मींस लेस प्रोडक्शन ऑफ हीट. एडी करंट से एनर्जी लॉस बहुत होती है. सो द ओनली आंसर इज रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of number of turns of primary coil to secondary coil is 2:3. Okay. Number of primary upon number of turns in secondary is equal to 2:3. और ये किसके बराबर होता है? वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी ओवर वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी. EP अपॉन ES भी बोल सकते हैं इसको. ऐसा नहीं है मैंने V लिखा तो आपने भी करना है. नहीं, EB लिख सकते हो. If a cell of 6 volt is connected across primary coil, तो 2/3 इज इक्वल टू 6 अपॉन सेकेंडरी कॉइल में कितना आएगा? वोल्टेज यहां से निकाल सकते हैं. Vs becomes 6 into 3 18 divided by 2 9. So C is the right answer. Next question is, in a transformer the number of turns of primary and secondary coil are 500 and 400. Okay, so number of turns in primary upon number of turns in secondary is equal to 500 by 400, which is 5/4. If 220 volt is supplied to the primary coil, then the ratio of currents in primary and secondary. हमें ratio of current निकालना है. अब वैसे ये जो रेशियो है, this is also equal to what? NP upon NS is equal to EP upon ES, right? And what is voltage? Current into resistance. तो voltage का ratio is already equal to current का resistance. वोल्टेज का रेशियो इज ऑलरेडी इक्वल टू करंट का रेशियो, तो IP अपॉन IS. तो हमसे यही पूछा गया था, तो आंसर अगेन सेम हो जाएगा. आंसर वुड बी 5/4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन LC सर्किट कंटेन्स 10 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 25 मिली फैरेड कैपेसिटर विद गिवन इनिशियल चार्ज. ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल. एट व्हाट टाइम एन एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इज कंप्लीटली मैग्नेटिक. एट व्हाट टाइम द एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इज कंप्लीटली मैग्नेटिक. इसके लिए आप LC सर्किट की ऑसिलेशन समझ लो. एक बार है हमारे पास कैपेसिटर और एक साइड है हमारे पास इंडक्टर. ये एक LC पैरेलल सर्किट है जहां पे एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ये प्रोसेस कैसे होता है? बहुत इजी सा है. हमने कैपेसिटर को चार्ज दे दिया, ठीक है. अब इस वक्त इंडक्टर के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन दिस थिंग विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैपेसिटर इज गोइंग टू डिस्चार्ज इटसेल्फ. कैपेसिटर का चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो बाकी एनर्जी कहाँ गई? वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में इंडक्टर के अक्रॉस स्टोर हो गई. यही पोर्शन फिर से चेंज होगा. अब क्या होगा? कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा
कैपेसिटर गोज जीरो और सारी की सारी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी इन द कॉइल में ट्रांसफर हो जाएगी, राइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से। अब ये जो प्रोसेस है ये फिर से रिवर्स ऑर्डर में चलता है क्योंकि अब करंट सप्लाई बंद हो गई है सर्किट की। तो क्या होगा, इंडक्टर सेल्फ इंडक्शन की वजह से अपना करंट फ्लो करवाएगा और कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी एलसी ऑसिलेशंस की आपने पढ़ी हुई है। नाउ माय पॉइंट इज इन दिस क्वेश्चन, जब भी ऐसा होता है आप जरा ग्राफ को चेक करो, वोल्टेज वर्सेस मैग्नेटिक का ग्राफ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्सेस मैग्नेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो इनिशियली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, और नॉर्मल एसी ग्राफ की तरह हमारा इस तरीके की साइकिल बनती है। अगर हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ग्राफ है तो मैग्नेटिक एनर्जी कैसे होगी, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम थी तो मैग्नेटिक एनर्जी जीरो होगी, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो थी तो मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने प्लस माइनस पाई बाय 2 के केस में पढ़ा हुआ है। तो कम बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज at what time energy stored in the circuit is completely magnetic। एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक कब हो रही है, जब इलेक्ट्रिकल जीरो हो रही है। तो कब कब हुआ वो, इलेक्ट्रिकल जीरो होती है 0, t/2, t, 3t/2, 2t एंड सो ऑन। तो इनके हाफ इंटरवल्स पे मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है, और हाफ इंटरवल से मैग्नेटिक एनर्जी कब कब आ रही है, 0 से t/2 के बीच में t/4 पे, फिर t/2 और t के बीच में 3t/4 में, and so on. So our answer to this question should be t/4, 3t/4 and so on. Next question is, in an AC circuit the voltage and current are given by V equal to V0 sin omega t and I is equal to I0 sin omega t। अब आप ये ओमेगा टी वाली टर्म देखो, किसी में प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस वाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां से हमें पहले ही पता चल गया कि दे आर इन सेम फेज। Which of the following statement is correct? Voltage lead the current by phase angle of pi by 2। तो जहां जहां एंगल है वो तो काट दिया, voltage and current are in same phase and hence the answer। Next question, the peak value of an AC of 2 ampere। AC of 2 ampere का मतलब क्या हुआ, ये इसकी RMS वैल्यू है, तो I RMS की वैल्यू हो गई 2 amperes। Then the peak value I नॉट की वैल्यू पूछिए। अब I RMS क्या होता है, I RMS becomes I नॉट अपॉन रूट 2। तो I नॉट इज I RMS इंटू रूट 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू रूट 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an AC circuit current is given by the relation I is equal to 100 root 2 cos 50t amperes। the RMS value, अब हमारे को I नॉट क्या दी हुई है, I नॉट है 100 रूट 2 और RMS वैल्यू क्या होती है I नॉट अपॉन रूट 2। तो I RMS will become अपॉन रूट 2 से रूट 2 कट गया और 100 amperes will be the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एसी सर्किट रेजिस्टेंस ओनली, रेजिस्टेंस दिया हुआ है सिर्फ, E and I are given by E is equal to 200 sin 200t and I is equal to 100 sin 200t। the power in the circuit is, इसमें एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल है जो सबने मिस किया, which is मिली एम्पियर्स। अब मिली एम्पियर्स के हिसाब से अब देखते हैं, पावर इन द सर्किट इज व्हाट, पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के केस में पावर इज ई नॉट टाइम्स आई नॉट, ई नॉट अपॉन होता है 2, यहीं से फॉर्मूला बना था। इस 2 को हमने रूट 2 और रूट 2 में तोड़ दिया था, तो ई नॉट बाई रूट 2 टाइम्स आई नॉट बाई रूट 2 बन जाता है, और इसको हम ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस भी बोलते हैं। तो सिंपल है ये। अब हमारे पास वैल्यूज जो है उठा लो, ई नॉट की वैल्यू है 200, आई नॉट की वैल्यू है हमारे पास 100, मिली एम्पियर्स में है, मिली एम्पियर्स मींस 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2। तो 1 2 3 0 तो चलेगा यहाँ पे, इनके साथ बचा क्या हमारे पास बचा 20/2 विच इज 10 watts and that's the answer। next question, in case of an AC circuit containing pure inductance यानी कि L सर्किट की बात कर रहे हैं और उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री का, 2-3 बार डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर हैज 20 टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड 100 टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, हमारे को NS और NP पता है। इफ 2 ends of the primary are connected to a 220 volt DC supply,
अगर डीसी सप्लाई लगाते हो तो देयर विल बी नो फ्लक्स चेंज, और इफ देयर इज नो फ्लक्स चेंज दैट मींस देयर विल बी नो वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, तो द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल विल बी जीरो, दैट्स द आंसर। अब दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले भी किया था जिसमें हमने एक सेल लगाया था, राइट? अगर क्वेश्चन में आपको एसी या डीसी मेंशन नहीं है तो हम इसको बाय डिफॉल्ट एसी मान के चलेंगे। वी विल नॉट से कि एग्जामिनर योर क्वेश्चन फ्रेम्ड इज रॉन्ग, ऐसा नहीं बोलेंगे। बट अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन डीसी मेंशन कर दिया है तब हमें क्लियर है कि डीसी लगाया है, फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, फ्लक्स चेंजिंग फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से आउटपुट सर्किट में कोई वोल्टेज भी जनरेट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू सीरीज to an AC source is connected in series to an inductance L and capacitance C such that the frequency of the AC source is, frequency का फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon 2 pi under root LC, है ना? यही होता है। ये फॉर्मूला कहां से आया? ओके, ओमेगा इज इक्वल टू 1 upon under root LC, और ओमेगा क्या होता है? 2 pi न्यू, यहां से फॉर्मूला बना था। तो हमारा आंसर हो गया डी पार्ट। नेक्स्ट, an AC source of 200 root 2 volt 50 hertz. This is rating. Rating का मतलब कि ये ERMS की वैल्यू है। Value of voltage after 1/600 second from the start. 1/600 second from the start यानी कि टाइम दिया हुआ, तो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है और हमारी इक्वेशन यूज होगी E is equal to E0 sin ओमेगा t। ये इक्वेशन यूज होने वाली है, बट उसके लिए हमें E0 चाहिए, और ERMS होता है, व्हाट इज ERMS? E0 अपॉन रूट 2। तो ERMS हमें दिया हुआ है 200/√2, 200/√2 यहाँ पे डाल दो और हमें मिलेगा E0 की वैल्यू 200। तो इक्वेशन में डालते हैं 200 इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 पाई न्यू टी, तो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी है हमारे को 50 हर्ट्ज दी हुई है, और टाइम दिया हुआ है 1/600, तो 50 इंटू 200, दोनों जीरो कट गए, बचा क्या? π/6। साइन के अंदर π/6 बचा, π/6 यानी कि 30 डिग्री, और साइन 30 होता है 1/2, तो 200/2 इज 100 वोल्ट्स, एंड दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, in an AC series circuit the instantaneous current is maximum when the instantaneous voltage is maximum. इंस्टेंटेनियस कौन सा? I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, और दोनों एक साथ मैक्सिमम पे आ रहे हैं, यानी कि उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, और दैट मींस फेज डिफरेंस नहीं है, तो दैट विल बी अ केस ऑफ रेजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCR represents the physical quantities of resistance, inductance and capacitance. Which one of the following combinations has dimensions of frequency? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन उसी की होगी जिसका 1 अपॉन टाइम पीरियड वाला सीन हो। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम फैक्टर क्या होता है? सीआर सर्किट में होता है, सीआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आरसी हो जाती है, और एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, एलआर सर्किट में एल अपॉन आर। तो इन दोनों को रिवर्स कर दो, अगर हमें इन दोनों की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो सीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी बिकम्स 1 अपॉन आरसी, या सीआर कह लो, और इस केस में एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट बिकम्स आर बाई एल, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। हाँ, आई सेड आर बाई एल, वो टाइम कांस्टेंट नहीं, वो फ्रीक्वेंसी हो गई। टाइम कांस्टेंट तो मैंने आपको पहले बता दिया था, एल बाई आर होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following effects is not possible by AC? Heating, magnetic, chemical, none of the above. Chemical effect नहीं होता AC पे। A pure capacitor in an AC circuit stores energy in its electrostatic field. Yes, it stores energy in its electrostatic field. Or which component stores energy in its magnetic field? Inductor, right? Lastly, in an AC circuit, the phase difference between current and EMF is 45 degree. Do you know? बच्चों आपको पता है ना 45 डिग्री किस केस में होता है? एक सीरीज LCR सर्किट में जनरल एजम्पशन होती है कि करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल 45 डिग्री। सो हमारा आंसर आ जाएगा इसका नीदर L nor R nor C but an entire LCR circuit. So this concludes the first part of the AC chapter. I hope you are practicing. I hope you have noted all the important formulas which I have discussed, and keep noticing it in our future videos as well. All right, so I'll see you again in the next part. Bye bachche.